नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। थोड़ी देर से आई हूँ इस स्पेशल स्टोरीज वाली एपिसोड को लेकर के, लेकिन ये भूलना नहीं था, छोड़ना नहीं था, यात्रा में थी इसलिए थोड़ी देर हो गई, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आज देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती है और इस 125वीं जयंती को एक पुरानी तस्वीर के साथ मैं शुरू करने जा रही हूँ। उस तस्वीर को देखिए और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कद को भांपने की कोशिश कीजिए कि क्या थे। इस पूरे मंच को देखिए, कहाँ है नेताजी और उनके नीचे कौन कौन खड़े हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, इस देश में अपनी ब्रिटिश काल में सबसे पहले अपनी सेना, भारतीय सेना बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस, जो भारत को किसी भी हाल में आज़ाद रखना चाहते थे। उसकी आज़ादी की जो परिकल्पना थी वो भी अपने आप में बड़ी अनूठी। और आज अगर नेताजी के मुताबिक भारत आज़ाद होता या उस तस्वीर को सामने लाते जैसा भारत की कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो शायद आज भारत की दशा और दिशा दोनों ही कुछ अलग ही होती। लेकिन खैर कोई बात नहीं। आधुनिक भारत के शिवाजी कहे जाते हैं नेताजी। लगभग 300 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया था शिवाजी के बाद, जब कोई स्वराज की मांग कर रहा था, स्वतंत्र भारत की मांग कर रहा था और किसी भी हाल में अपने देश में किसी बाहरी के शासक, प्रशासन या किसी भी ज्यादती को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। स्लोगन भी तो दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने साफ बता दिया था कि आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है कि उसको ऐसे ही खरीद लिया जाए या हंगर स्ट्राइक से उसको पा लिया जाए, बल्कि आज़ादी वो लड़ाई होती है जिसके लिए बलिदान दिए जाते हैं। जब अपने स्वतंत्र देश की हम परिकल्पना करते हैं तो वहाँ पे बलिदान जो है वो अति आवश्यक और उस पूरे सोच, आइडियोलॉजी का एक अभिन्न अंग होता है। ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शिवाजी के बाद अगर कहें तो बड़े ही स्पष्ट तरीके से पूरे भारत को बताया था। ये और बात है कि हम बोलते हैं कि अहिंसा के रास्ते पे चल के भारत आज़ाद हुआ और उन सारे क्रांतिकारियों को कहीं ना कहीं दबी जुबान में, थोड़ा दबे स्वर में उनकी आवाज़ उठाते हैं कि अहिंसा से मिला आज़ादी। इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन अहिंसा का वो हथौड़ा अंतिम हथौड़ा था। उसके पहले जो हथौड़े चले थे बलिदानी के, उसके पहले जो हथौड़े चले थे क्रांति के, उसके पहले जो हथौड़े चले थे जिसमें बगावत थी, वो हथौड़ा उस गुलामी की दीवार को इतना कमजोर कर चुका था कि हम देखें तो अहिंसा का वो हथौड़ा का दौर भी था, उसके साथ कई शहीदों के हथौड़े भी चल रहे थे, तब जाके भारत आज़ाद हुआ था। ये नहीं कह सकते कि सत्याग्रह आज़ादी का कारण नहीं था, लेकिन वो भी एक कारण था, उसके साथ कई और कारण थे। उन कारणों को भी इतिहास के पन्नों पे उसी शिद्दत के साथ, उसी जज्बे के साथ जिंदा रखना चाहिए था, ताकि हमारे शहीदों को, हमारे बलिदानों को, हमारे शहादत को हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो अपने दिल में बसा के रखती और नतमस्तक होती। लेकिन शायद वजह कोई भी हो, हम इसमें थोड़े चूक गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को अगर हम देखें तो एक लंबे अरसे के बाद, नेताजी के जाने के बाद अगर देखें, पूरे आज़ाद भारत के इतिहास में अगर देखें तो ये पहला मौका था जब इतने मान और सम्मान के साथ देश के दिल्ली के दिल इंडिया गेट पे नेताजी की
प्रतिमा की स्थापना की गई है। हालांकि अभी हॉलोग्राम की प्रतिमा की स्थापना की गई है, बाद में ग्रेनाइट की मूर्ति वहां पे लगाई जाएगी। लेकिन जो जगह अंग्रेजों के का प्रतीकात्मक बना हुआ था, जहां जॉर्ज पंचम की उस कैनोपी वो हेड जो है लगी हुई थी, उसको अब हटा दिया गया है। हम उस मानसिकता से अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खुशी की बात है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम एक ऐसा भारत देने जा रहे हैं जहां पे अंग्रेजों के नामो निशान मिटने वाले हैं, और उस इतिहास को भी थोड़ा मध्यम तरीके से ही हम जाने तो ज्यादा अच्छा है। हम अपने बहादुरी के इतिहास को याद रखें तो हमारी भुजाएं ज्यादा फड़केंगी और हम अपने देश की तरफ जो समर्पण है उसको ज्यादा समझ पाएंगे। अगर विस्तार से बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आधुनिक भारत का शिवाजी कहा जाता है। नेताजी की कलकत्ता के बर्लिन तक की यात्रा और सफर को अगर हम देखें तो ये एक ऐतिहासिक यात्रा थी। इसमें सस्पेंस था, एडवेंचर था, थ्रिल था, और ये सभी के साथ साथ जो कहते हैं डिवोशन था, पैशन था, ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। इस प्रकार की यात्रा का इतिहास सिर्फ एक ही उदाहरण में मिलता है, जब शिवाजी औरंगजेब के कब्जे में आगरा फोर्ट से निकलकर भागे थे। उनको पकड़ना नामुमकिन हो गया था। बनारस के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने एक बार कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस को पूरी तरह से समझना है तो शिवाजी को जीना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। और इस बात को हम इस बात से समझ सकते हैं, देखिए कई बार इतिहास में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसको अगर सुधार लें तो ज्यादा अच्छा है, वरना इतिहास और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करती हैं। और ये सुधार देश के लिए अच्छा है, जिस तरह के सुधार हो रहे हैं। हम सब नेताजी के, मैं एक बात बोलती हूँ, क्या आप जानते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस आज़ादी का डंका जो है वो दिल्ली से गूंजा था। लेकिन मणिपुर आप जाएंगे तो उससे कई साल पहले नेताजी ने अंग्रेजों से पूरे नॉर्थ ईस्ट को, मणिपुर को मुक्त कर लिया था और मणिपुर के इम्फाल में पहली बार तिरंगा लहराया था। वहां जाइए और उस इतिहास को भी जानने की कोशिश कीजिए। ये सारे इतिहास ऐसे हैं जो शायद भारत इतना बड़ा है कि दूर दूर कोने में, एक कोने से दूसरे कोने में जाते जाते वो इतिहास जो है वो खो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इतिहास के पन्ने हमेशा सुनहरे अक्षरों में चमकते रहें। इतिहास का ये उतार चढ़ाव तो देखें, साथ में वक्त के करवट को भी देखना बहुत जरूरी है। 5 दशक बीतने के बाद दिल्ली के हृदय स्थल इंडिया गेट में अपने विशाल भारत साम्राज्य को निहारती रही और ब्रिटिश बादशाह जॉर्ज पंचम की पथरीली मूर्ति वहां पे थी। अब उसको हटाने के बाद वो पटल हो चुका था, लेकिन जॉर्ज पंचम अभी भी उस जगह पे मौजूद था। 23 मार्च 2022 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर अंग्रेज राज के महानतम सशस्त्र बागी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां पे स्थापित हो गई है। नरेंद्र मोदी ने उसकी स्थापना की है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इस तरह के कई कार्य किए हैं जिनके लिए उनकी आलोचना भी होती है और उनकी तारीफें भी होती है। लेकिन इस आलोचना और तारीफ के बीच में हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। हम अपने हीरो को याद रखना या उन लोगों को याद रखना जो हमारे हीरो के नामों को धूमिल कर अपनी पहचान, भले वो यहाँ नहीं रहे, लेकिन बनाए रखना चाहते थे। शायद बागी बोस फिर अपने हक से वंचित रह जाते अगर ये ना होता तो, क्योंकि इंदिरा गांधी की प्रतिमा लगाने की बेशब्द योजना जो रची गई थी उस समय भी शायद किसी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं याद आए थे। अमर जवान ज्योति वहां जलाई गई, नेहरू जी के लिए मेमोरियल बनाया गया, इंदिरा गांधी के लिए मेमोरियल बनाया गया, महात्मा गांधी के लिए मेमोरियल उन्हीं रास्तों पे बनाया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस किसी को भी याद नहीं आए थे। नेहरू राज के 17वें वर्ष मिलाकर वह गुलाम का प्रतीक सम्राट का बुत राजधानी को सुशोभित करता रहा।
मगर हम गोरों के गुलाम बने दिल्ली में उसको निहारते रहे। वह बादशाह जिसके विश्वव्यापी राज्य में सूरज कभी डूबता था, किसी न किसी गुलाम देश को दिखाता था, वो अस्त करने में जो आज हमने एक शुरुआत की है, वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो है वो हमारे लिए कृतज्ञ रहेंगे कि कम से कम आपने इतिहास को उठाया तो, वरना ये तो ना जाने धूल चाटता कहाँ पड़ा हुआ था। देखिए, वो युग का न्याय जो होता है ना, वो भी बड़ा वाजिब होता है। आज दिल्ली में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर जो कार्यक्रम हुआ, हालांकि इसे होना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन जब वक्त जब लिखा होता है कहते हैं वो तब होता है, और जब होता है तो दुरुस्त तरीके से होता है और उसके पीछे अपने पूरे मकसद को पूरा कर लेता है। शायद यही वजह थी कि ये पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन उस होने और ना होने के बीच में कुछ जो मंजर रहे और जो मंशाएं रही, वो पूरी तरह से इस देश में के इतिहास को थोड़ा सा अगर हम कहें तो पन्नों को इधर से उधर करने की कोशिश की गई, लेकिन जब हुआ तब अच्छा हुआ। इसको मानते हुए हमें चलना चाहिए और इस पे कभी भी हमें ये क्वेश्चन मार्क अगर कोई करता है कि नेताजी की प्रतिमा वहाँ क्यों। हालांकि बहुत खुशी की बात हुई कि ममता बनर्जी ने भी कहा हम पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी की जयंती को मनाते हैं। ममता बनर्जी ने आज कहा है कि हाँ, इस दिन को नेशनल हॉलिडे मनाया जाना चाहिए और उनको देश का नायक घोषित कर देना चाहिए। सही बात है। एक और तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। इस तस्वीर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। दोनों ही देश के क्रांतिकारी हैं। एक को सबसे बड़ा क्रांतिकारी मान लिया गया और दूसरा जो देश की लड़ाई के लिए इधर उधर भागता रहा, सेनाओं की स्थापना करता रहा, वो जेल जाता रहा, काले पानी की सजा भुगतता रहा, लेकिन उसके नाम को हम उस पार्लियामेंट में, उस सदन में, उस संसद में लेने से कहीं ना कहीं कतराते हैं। पता नहीं क्यों कतराते हैं, ये हमारे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन मैं अगर बोलूं तो विवेकानंद को जो लोग समझते हैं तो ये जरूर समझेंगे कि विवेकानंद के मानस पुत्र थे सुभाष चंद्र बोस। अपने छात्र जीवन में ही स्वामी विवेकानंद को वो अपना गुरु मानते थे और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ये क्रांति की राह पकड़ी थी। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं पर चलने का उनका भी, हालांकि वो गुरु नहीं हो पाए, लेकिन उनके दिखाए गए रास्ते पे सुभाष चंद्र बोस भी चले। स्वदेश रक्षा और स्वामी जी के सूत्रों को उन्होंने अपनाया था। विवेकानंद की पुस्तकों में दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और महीने पर महीने वो पढ़ते चले गए। अपने आत्मोन्नति यानी कि अपनी मुक्ति और मानवता की सेवा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व। आपको याद होगा कि जब भी आप नेताजी की किताबों को पढ़ेंगे तो एक वाकया जो है बहुत सामने आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी बैरिस्टर थे और अंग्रेजियत में रंगे हुए थे। वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। उनका मन भी था कि सुभाष चंद्र बोस भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए बैरिस्टर बने और इसीलिए उनको पढ़ने के लिए बर्लिन भेजा और उनकी जो पढ़ाई यहाँ भी हुई प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई। लेकिन नेताजी को इसमें मन नहीं लगता था। वो हमेशा गुलाम भारत में अंग्रेजों की हमेशा निंदा करते हुए नजर आए और स्कूल डेज से ही वो बागी थे। अपने टीचर्स से भी कई तीखे सवाल करते थे, जिसकी वजह से उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था एक बार। और देखिए तो जब प्लेग हुआ था उस दौरान में, तो नेताजी ने अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ करके, उनका वेल ऑफ फैमिली था, उन्होंने उन पीड़ितों की सेवा करनी शुरू की, बिना ये सोचे समझे कि ये इन्फेक्शन उनको लग सकता है, उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है। लोगों का दाह संस्कार करते थे जो लोग मर जाते थे, और जो लोग बीमार होते थे उनको अस्पताल ले जाते थे। अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे, क्योंकि तब अस्पतालों में जो है वो
अंग्रेजों का जो दबदबा था वो बहुत ज़्यादा था, और ऐसे में भारतीयों को भर्ती बड़ी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन उन्होंने ये सब किया। उनकी किताब को, उनकी जीवनी को पढ़िए, आप समझिएगा कि समाज सेवा क्या होती है, और समाज सेवा में जो रमता है वो देश सेवा में किस तरह से विलीन हो जाता है। यही थे नेताजी। हम हमेशा एक ही लाइन उनकी याद रखते हैं कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। लेकिन इसके पीछे जो मायने हैं उसको समझना और अपने आने वाली पीढ़ी को समझाना बेहद जरूरी होता है। और इसके लिए अपने हीरोज को इम्बाइब करना, मतलब उसकी जिंदगी को कभी कुछ मोमेंट के लिए जिए, आप फील करें उनको, तब आप समझ पाएंगे कि संग्राम क्या होता है, वो भी स्वतंत्रता के लिए। क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी बनकर। बलिदान का मतलब क्या होता है, शहादत देकर। ये सब समझना बहुत जरूरी है, तभी हम देश की चौहद्दी की भी रक्षा कर पाते हैं, अपने देश की संस्कृति की भी रक्षा कर पाते हैं, और स्वतंत्रता के जो उड़ान है उसको हम निरंतर महसूस भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। इतना ही कहूंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन है, 125वीं जयंती है। उनको सलाम करती हूँ। आज़ाद हिंद फौज के हमारे नायक, महानायक, संस्थापक, उनको सलूट कि उन्होंने जो योगदान दिया उसकी वजह से जो वो गुलामी की दीवार कमजोर हुई, और उस पर लगातार उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए ना जाने कितने वीरों ने अपनी शहादत दी, और उसके बाद वो धराशायी हुआ। उसके लिए हम उनके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ अड्डा पे आज इतना ही। मिलते रहेंगे और इस तरह की रोचक हमारे वीरों की कहानियों के साथ आपके सामने मैं आती रहूंगी। लेकिन जरूरी है कि इस तरह की कहानियाँ हर किसी तक पहुँचे, हमारे बच्चों तक पहुँचे, हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल बटन दबाइएगा, ताकि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और इस तरह की शहादत, बलिदान, वीरता वाली गाथा को आप किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। जय हिंद।